यकायक कोठी के गैराज की तरफ से शोर उठा। मैं समझा शायद कोई पकड़ा गया है, मगर गैराज में पहुंचा तो जख्मी होने वाला पुलिस एहलकार नजर आया। इसे पेट में गोली लगी थी और वो गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते बेहोश हो गया था। मैंने एएसआई के हाथ से मेगाफोन पकड़ा और बुलंद आवाज में हिदायत दी कि फायरिंग करने वाला अंदर ही है, कोठी को घेरे में रखो। इसके बाद मैं सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर चला आया। यहाँ पर भी सारी लाइट्स ऑन कर दी गई थी और पुलिस एहलकार टांगे मार मार कर मुख्तलिफ दरवाजे खोल रहे थे। मेरा ध्यान उन तंग जीनों की तरफ गया जो छत पर जाते थे। गर्द आलूदा जीने चढ़कर मैं छत पर आ गया। ये रात का तीसरा पहर था। चांदी रात को ठंडी हवा मजीद सर्द कर रही थी। दूर बाएं जानब दरिया रावी का सुकड़ा सिमटा पानी चमक रहा था। दाएं जानब शाहदरा से मुल्हिक आबादी थी। छोटे बड़े मकान थे जो आगे जाकर गुंजान आबादी से मिल जाते थे। यकायक मेरे हाथ को जैसे हजारों वाट का शाक लगा। ये शबनम की एक लठ थी जो किसी ने तारीकी से निकलकर मेरे हाथ पर रसीद की थी। जब इतनी शदीद थी कि मेरा पिस्तौल मेरे हाथ से निकलकर न जाने किस जानिब लुढ़क गया। हमलावर ने लठ का दूसरा मोहलक वार मेरे सर पर करना चाहा, मगर मैंने झुककर ये वार खाली कर दिया और तब मैं पहली बार हमलावर को देख पाया। निगाहों पर भरोसा नहीं हुआ। ये कोई और नहीं, मेरा इंस्पेक्टर राय था। मेरी इस लम्हाती हैरत से भरपूर फायदा उठाते हुए इसने टांग की शदीद जर मेरे सीने पर लगाई। मैं चंद कदम लड़खड़ाकर सामने की दीवार से जा टकराया। इसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ C96 माउजर मेरी तरफ सीधा कर लिया। यही कातिल माउजर था जो नीचे डॉक्टर माजिद और मकसूद की जान ले चुका था। यह निहायत ताकतवर माउजर तस्वर होता था। माउजर मेरी तरफ सीधा करते हुए वो उल्टे पांव छत की मुंडेर की तरफ बढ़ा। ताहम इसने मुझ पर फायर नहीं किया। फायर क्यों नहीं किया, इसकी वजह करीबन आधे घंटे बाद मुझे मालूम हो गई। माउजर की गोलियां खत्म हो चुकी थी। राय तुम, मैंने हैरत अमेज तैश के आलम में कहा। जवाब देने की बजाय तौफीक राय ने नफरत अंगेज अंदाज में मेरी तरफ देखा। फिर वो मंडीर के बिल्कुल करीब पहुंच गया। इसकी आंखों में एक तरह का चैलेंज भी था, जैसे कह रहा हो तुम्हारी निगाहों के सामने भाग रहा हूं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जीनों पर शोर था, गालिबन मेरे साथी ऊपर आ रहे थे। ताहम छत तक पहुंचने के लिए इन्हें मजीद 10-15 सेकंड लग ही जाने थे। राय ने एक मरतबा फिर मुझे माउजर का डरावा दिया। दाएं तरफ से झुककर इसने 2 मंजिला छत से नीचे छलांग लगा दी। नीचे पहुंचकर इसने मेरी तरफ देखकर थूका। मैंने इसकी टोपी को हवा में उड़ते देखा। मैं लपक कर मुंडीर पर पहुंचा। नीचे देखा, ये कोठी की अकबी सिमत थी। नीचे 14-15 फुट की गहराई में एक छोटे से घर की छत नजर आ रही थी। जर्द बल्ब की रोशनी में छत पर एक टूटी चारपाई नजर आ रही थी। ये चारपाई अब भी टूटी हुई थी। इस पर राय ने छलांग लगाई थी। अब वो घरों की छतें फलांगता हुआ तेजी से दूर जा रहा था। आम पुलिस वालों के बरक्स राय छरेरे किस्म का हंसा फुर्तीला बंदा था। डॉक्टर माजिद और मकसूद हलाक हो चुके थे। फिल वक्त तो ये राय ही वो वाइट सुराग नजर आता था जो हमें पर्दा नशी मुजरिम तक पहुंचा सकता था। यह सुराग भी ओझल हो रहा था। अगले चंद सेकंड्स के अंदर अंदर वो आबादी की बोल बुलंदियों में गुम होने वाला था। ये लम्हों का खेल था और बड़े कीमती लम्हे थे। मेरे टहने से टीसें उठ रही थी और 14-15 फुट की बुलंदी से छत के फर्श पर या किसी टूटी हुई चारपाई पर छलांग लगाना कोई आसान काम नहीं था। यही लम्हे थे जब मेरे पर्दा तस्वुर पर सरवत का चेहरा चमका। कफन में लिपटा हुआ इसकी लंबी पलकों ने जैसे इसकी आंखों को छुपा रखा था। वो अपने बंद होठों से जैसे मुझसे पूछ रही थी, ताबिश मैं तो आपके साथ बड़ी खुशी खुशी घर से निकली थी। अरसे बाद चंद रोज़ा तफरीह के लिए। इस तफरीह की इतनी बड़ी सजा क्यों मिली मुझे कि मैं एक लाश की सूरत में एम्बुलेंस में वापस आई हूँ और अकेली ही मैं लाश नहीं बनी हूँ। न जाने कितने लोग जहर को दवा समझकर खाते हैं और अपने प्यारों को दुख देने के लिए मौत के रास्ते पर चल पड़ते हैं। हमारे गली कूचों में ऐसे जहर कब तक फैलते रहेंगे ताबिश। ये सब कुछ 2-4 लम्हों के अंदर मेरे जहन में आया और गुजर गया। फिर एक तलिस्माती लम्हा मुझ पर वारिद हुआ। मैंने हौसला जमा करके छत से छलांग लगाई और टूटी हुई चारपाई के एक हिस्से से गिरकर ठंडे फर्श पर लुढ़क गया। हत्तुल इम्कान तेजी से उठा, तौफीक राय के पीछे भागा। वो जुस्त लगाकर किसी तंग गली को फलांगते हुए किसी दूसरी छत पर कूद रहा था। वो 5-6 छतें फलांग चुका था। फिलहाल ये सोचने का वक्त नहीं था कि इंस्पेक्टर तौफीक जैसे बंदे ने ये सब क्यों किया और किसके कहने पर किया। फिलहाल मुझे किसी भी तरह उस तक पहुंचना था। टहना मजरूब हालत में था, मगर तकलीफ को मैंने अक्सर जहन से निकाल दिया। ये एक उम्र रसीदा भगोड़े और एक दरमियानी उम्र के एथलीट की दौड़ थी। चांदनी रात में मंजर ऐसा धुंधला नहीं था। भागते भागते राय मुड़कर मेरी तरफ देख रहा था और समझ गया था कि इसका चैलेंज कबूल करते हुए मैंने न सिर्फ कोठी की छत से नीचे वाली छत पर छलांग लगाई है, बल्कि इसके पीछे भी आ रहा हूँ। अगले 3-4 मिनट में सर तोड़ कोशिशें और जिस्मानी फिटनेस की आजमाइश के थे। हम दोनों छतें, बालकोनियां और छोटी छोटी गलियां फलांगते हुए आगे बढ़े थे। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि मौजर या तो राय के हाथ से गिर चुका है या फिर हाली हो चुका है। राय ने जब मुझे खुद से बस 15-20 कदम आगे पाया तो अचानक एक तंग गली में छलांग लगा दी। मैंने भी नीचे पहुंचने में ताहिर नहीं की। ये एक अंदरूनी बाजार था। सिर्फ एक चाय खाना खुला हुआ था। वहां चंद मजदूर टाइप अफराद नजर आ रहे थे। साथ ही एक मेडिकल स्टोर के सामने खड़े एक गार्ड को देखकर मैं पकड़ो इसे। गार्ड ने कंधे से राइफल उतारी, मगर इसकी समझ में नहीं आया कि पकड़ना किसे है। बावर्दी राय को देखकर वो लोग यही समझे होंगे कि ये पकड़ने वाला है और भागने वाला नहीं। इस तवील दौड़ ने यकीनन राय को बुरी तरह थका दिया था। वो यकीनन अपनी पूरी तवानाई इस्तेमाल कर रहा था, मगर इससे मेरा फासला बतदरीज कम हो रहा था। यकायक इसने आबादी से निकलकर रावी किनारे के दरख्तों की तरफ भागना शुरू कर दिया और यही वह वक्त था जब मैंने अपनी सारी जान लगाते हुए उसे दबोच लिया। हम ऊपर
नीचे गिरे। मेरे टखने में शदीद टीसें उठी, मगर मैंने इसे छापे रखा और इसकी दोनों कलाइयां दबोच ली। इसके एक हाथ में एक बेहद नोकीला चमकदार चाकू नजर आ रहा था, मगर मुझे अंदाजा हुआ कि राय इस चाकू से मुझ पर वार करने से ज्यादा ये ख्वाहिश रखता है कि इसे अपनी गर्दन में घूम ले। मुसल्लह चौकीदार भागता हुआ मुझ तक पहुंचा। इसके अक्ब में चाय खाने के अफराद थे। फिर इनके पीछे कुछ फासले पर मुझे अपने मातहत भी नजर आ रहे। वो लपके इधर ही आ रहे थे। इंस्पेक्टर राय अब एक आम हवालाती की तरह पुलिस कस्टडी में था। इस पर संगीन दफात के केस था। वो बेहद खौफजदा था। इसकी दहशत देखते हुए खतरा था कि वो अपनी जान लेने की कोशिश करेगा। हमने इसे हवालात से निकालकर एक प्राइवेट जगह पर सख्त निगरानी में रखा। मैंने जो पूछगिछ की, इसमें तौफीक राय ने अपना जुर्म कबूल किया। वो भारी मुआवजा लेकर नहायत खतरनाक लोगों का आलाकार बना हुआ था। इस जराइम पेशा लोगों का सरगुना वही शख्स था जिसकी आवाज मैंने फोन पर सुनी थी। तौफीक राय का कहना था कि वो कभी इससे मिला नहीं, बस ये मालूम है कि इसे चावला बाई कहा जाता है। इसका मामला चावला बाई के कारिंदों से तय होता था। तौफीक राय ने जिन कारिंदों के नाम बताए वो सब अंडरग्राउंड जराइम पेशा थे। इन पर कत्ल, डकैती जैसे संगीन केसेस थे। क्या ड्यूटियां सर अंजाम देते हैं उन लोगों के लिए? मैंने राय से पूछा। महकमे के अंदर की खबरें? इसने मुझसे जवाब दिया और सर झुका लिया। राय से काफी मारपीट भी हो चुकी थी। इसका चेहरा एक जानिब से सूझकर कुप्पा हो गया था। इसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। आला अफसरान की हिदायत ये थी कि इससे कोई रियायत ना कीजिए। तुम्हारी तरह की और कौन सी काली बेड़े हैं हमारे अंदर? मैं बड़ी से बड़ी कसम खाकर कह सकता हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं। तुम गद्दारी के मुर्तकिब हुए हो। तुम्हारी कसम जितनी बड़ी हो इतनी ही झूठी होगी। लानत है तुम्हारे हर झूठ पर। मेरा पारा चढ़ गया। चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद मैंने पूछा, रावी वाली कोठी में तुमने ही मेरा फोन नंबर हरामी चावला को दिया और उसे इन्फॉर्मेशन भी दी कि डॉक्टर माजिद और मकसूद हमारे हत्थे चढ़े हुए हैं? इसने असबात अंदाज में सर झुका लिया। अपने मालिकों के लिए अब तक कितने बंदे मार चुके हो? पहले शायद इसने झूठ बोलना चाहा, फिर मेरे तासुरात देकर बोला बस दो। चावला भाई के लिए इनका शायद कोई लेन देन का मामला था। कौन थे वो? एक तो माजिद की तरह का डॉक्टर था, दूसरा एक कारोबारी गयास अहमद जिसके शहर में कई मेडिकल स्टोर्स थे। डॉक्टर माजिद और वो दूसरा डॉक्टर तुम्हारे चावला भाई के लिए क्या करते हैं? बस ये जाली और ममनुआ दवाओं की सप्लाई वगैरह का ही चक्कर था। फिर राय ने दाइमाएं देखकर एकदम मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। बोला, ताबिश साहब कुछ भी है, मैं आपका बेटी भाई हूँ। ये बहुत बुरे लोग हैं। मैं तो उनके निशाने पर आज छोड़ूँ, ये आपको नहीं छोड़ेंगे, किसी सूरत भी नहीं छोड़ेंगे। आप खुद पर रहम करें। मेरी बड़ी फिक्र हो रही है। अपनी कोई फिक्र नहीं। मैंने कहा, मुझे मेरे लालच की सजा तो मिलनी है। चावला भाई से बच गया तो फांसी है। इसने चंद लम्हे तवक्कुफ किया, फिर जरा बदले लहजे में बोला, मेरे लालच ने मुझे 1.5 करोड़ रुपए का मालिक तो बना दिया। जौहर टाउन और बहरिया में 2 कमर्शियल प्लाट्स भी 4 करोड़ से कम नहीं। आगे पीछे कोई नहीं मेरा। सोचता हूँ मेरे बाद किस काम आएंगे। कोई ये सब कुछ लेकर मुझे सिर्फ 2 कपड़ों में मुल्क से बाहर भिजवा दे तो खुशी खुशी कबूल कर लूंगा। यानी दबे दबे लफ्जों में मुझे रिश्वत की पेशकश कर रहे हो। वो दोनों कानों को हाथ लगाकर बोला, आपके बारे में तो सोच भी नहीं सकता ऐसा। मैं तो हवा के जोर से किसी करीबी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ तो धमाके की आवाज आई। तौफीक राय यूं बिदका जैसे किसी ने सीधी गोली इसके माथे पर मार दी हो। अपने नामालूम मालिकों का खौफ इस पर इस कदर तारी था कि लगता था बगैर किसी वजह के ही इसका दम निकल जाएगा। इस दौरान मेरे फोन पर बेल हुई। मैंने चौंक कर देखा। हर बेल पर यही लगता था कि शायद चावला बाई ने दोबारा कॉल की हो, मगर वो चुप था। मेरी कलाई पर राय ने बड़े जोर से लाठ की जरब लगाई। ये चोट तो अब कदरे बेहतर ही थी, मगर टहना अब तक बुरी हालत में था। इसकी एक वजह शायद ये थी कि मैं मजरूब टहने के साथ ही राय के पीछे भाग पड़ा था। बाहर तो बेहद इत्मीनान की बात यह थी कि अब राय हमारे पास था। आने वाले 4-5 रोज में हालात कुछ और कशीदा हो गए। मकसूद से बरामद होने वाली फुटेज ने मीडिया और सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी। इस फुटेज को जुटलाना किसी सूरत मुमकिन नहीं था। इसमें साफ पता चलता था कि यह सरासर हादसा था। इसमें 95% गलती ASI की थी, जो डगमगाता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ा और बदकिस्मती से ठोकर खाकर एंड टायरों के सामने गिरा। ये बात भी पूरी तरह साबित हो गई थी कि ASI सलीम तंगदस्त था। बीवी रूठ कर मेके बैठी हुई थी और वो बेचारा खुद फरामोशी के लिए कसरत से सिगरेट नोशी कर रहा था और ट्रैंक्विलाइजर ले रहा था। इस फुटेज के हवाले से ये बात भी तकरीबन साबित हो चुकी थी कि इसे इन्हीं लोगों ने गायब करवाया था जिनसे हमने टक्कर ली थी। वो हर तरह से मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। जलोपाक में माहीन और इमरान इनके हत्थे नहीं चढ़ पाए थे, लिहाजा उन्होंने नाके पर होने वाले वाकये से इन्हें फंसाने की कोशिश की। मरने वाले डॉक्टर माजिद और मकसूद का ये बयान गलत साबित हो चुका था कि इन्हें किसी क्राइम रिपोर्टर ने फुटेज छुपाने और गलत रिपोर्ट बनाने पर आमादा किया। ये एक मनगढ़ंत कहानी साबित हुई थी। ये भी मुमकिन था कि क्राइम रिपोर्टर अदनान रफीक से इनसे कोई हारबाजी चल रही हो। इसकी मजीद तस्दीक अदनान रफीक के सामने आने से हो सकती थी, मगर वो गैर मुतवक्के तौर पर इस मंजर से ओझल था। मैंने जेल जाकर माहीन से मुलाकात की और इसे अपने खानदान की नाराजगी की परवाह किए बगैर अपनी बड़ी बहन शाहीन के मशवरे से एक बहुत दिलेराना कदम उठाने पर मुबारकबाद दी। वो भी फुटेज बरामदगी के बारे में जान चुकी थी और इसकी आंखों में मेरे लिए एहसानमंदी नजर आई। मैंने इसे बताया, माहीन अगर हम फुटेज तक पहुंच सके हैं तो इसमें मेरे साथ इमरान का बड़ा किरदार है। दरहकीकत सबसे पहले इसी ने डॉक्टर माजिद पर शक का इजहार किया। इसी शक के नतीजे में जो रास्ता निकला इसने हमें मकसूद और फिर फुटेज तक पहुंचा दिया। तुम्हारी इस पेशी पर वो फुटेज बहुत अहम साबित होगी। अंकल ताबिश, मुझे पता चला है कि रावी वाली इस कोठी पर काफी फायरिंग भी हुई। अल्लाह का शुक्र है कि आप दोनों महफूज रहे। फिर इसने जरा तवक्कुफ से कहा, इमरान अब कहाँ है?
वो फिल वक्त जमानत पर है, जाहिर है केस खत्म होने तक वापस इंडिया तो नहीं जा सकता। वो इस बात पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है कि माहीन इसकी एक फजूल ख्वाहिश की वजह से ये सारा मामला खराब हुआ और नौबत यहाँ तक आ पहुंची। इसने बड़ी नदामत के साथ तुमसे माफी मांगी है। मैं समझती हूँ अंकल, जो कुछ किस्मत में लिखा हुआ था वो होकर रहेगा। इसने सर झुका लिया। घर वालों का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? चाचा साकिब तो सुना है बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो एक बार मुझसे मिलने भी नहीं आए। मामू शौकत भी सख्त नाराज है। बहरहाल हला फौजिया के कहने पर उन्होंने मेरे लिए वकील और कानूनी मशावरत का इंतजाम कर रखा है। और शाम मैंने पूछा, माहीन की खूबसूरत आंखों में आंसू लर्ज गए। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। इससे मेरी आखिरी मुलाकात उपटन की शाम हुई थी। मुझे लगता है कि अब इसकी नाराजगी में इजाफा हो चुका है। इसे पता चल चुका है कि मैं अपनी मर्जी से इमरान के साथ गई थी। तुमने अपनी पोजीशन साफ करने के लिए कोई पैगाम भिजवाया है शाम को? मैं क्यों भिजवाऊं? अगर वो मुझे बेकसूर समझता है तो इसे मुझसे मिलने के लिए आना चाहिए। मैं इसके हर सवाल का जवाब दे सकती हूँ, मगर शायद वो मेरे सच बोलने को मेरा जुर्म समझे। हशाम के वालिदैन ने भी तुमसे कोई रब्ता किया? अभी तक नहीं। इसने शाल के कोने से अपने आंसू पूंजे, फिर यकायक जरा चौंक कर बोली, आपी शाहीन ने बताया कि जब इमरान लॉकअप में था और बीमार था तो शाम के डैड वहां गए थे और उन्होंने इमरान को थप्पड़ मारा था। हाँ, लेकिन इस किस्म की सिचुएशन इस तरह जज्बाती हरकतें तो करवा ही देती है माहीन। बस इसकी सिर्फ मेरी वजह से इतना हार हो रहा है। इसने कहा, अगर इसके दिल में मेरे हवाले से कोई ऐसी वैसी बात है तो इसे निकाल देनी चाहिए, वापस चले जाना चाहिए। मैं भला इसे क्या दे सकती हूँ? प्लीज अंकल, आप इसे मजीद तकलीफों से बचाएं, इसे समझाएं। एवं अपना आप ना रोले, वो बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचे मुकाम पर जा सकता है। मैं इसे ऊंचे मुकाम पर देखना चाहती हूँ। मैं दिल ही दिल में हैरान हुआ। यही माहीन थी जब इसने पहली बार इमरान जूनियर को देखा तो सख्त सीखा हुई थी। इसने कहा था कि तुम अपने बाप की शक्ल सूरत लेकर क्यों आगे हुई यहाँ? क्या हमें कुछ और जख्म देना चाहते हो? और आज वही माहीन इसके लिए इश्कबार थी। अचानक आहनी सुलाहों के पीछे से माहीन की निगाहों ने जाविया बदला। वो किसी को देखकर चौंकी। मैंने मुड़कर देखा, हशाम मुलाकात के लिए आ रहा था। मैंने पहली नजर में बांप लिया। इसके चेहरे पर बर्मी की बजाय नरमी और किसी हद तक नदामत के असरात वाज़ेह थे। गैर मुतवक्किल तौर पर इसने मुझसे मुसाफा किया। माहीन ने इसे देखकर अपना मुंह फेर लिया। यकीनन इसकी आंखों में आंसू थे। माहीन, इसने नर्म आवाज में उसे पुकारा। वो मुंह फेरे खड़ी रही, जरा तवक्कुफ से बोला, मुझे अफसोस है माही, मैं पहले ना सका, कुछ मजबूरी थी। बैठो हशाम। मैंने सुलाहों के सामने रखी दूसरी कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो बैठ गया। तुम भी बैठो माहीन, मैंने कहा, और वो अंदर रखे स्टूल पर बैठ गई। मेरी वजह से जेल की इंतजामिया ने इसे खुसूसी प्रोटोकॉल दिया था। हशाम मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ अंकल, आपसे बदतमीजी की, आर्ग्यू की। दरअसल इस वक्त मीडिया ने तूफान मचा रखा था। मैं इतने डिप्रेशन में था कि खुद को संभाल ना सका। मुश्किल में खुद को संभालना ही तो बहादुरी होती है शाम, मैंने कहा। इसने आह भरी। माहीन के सिलसिले में मैं बिल्कुल बहादुर नहीं हूँ अंकल, कुछ भी मेरे बस में नहीं होता। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने पिछले 2 हफ्ते किस कर्म में गुजारे हैं। तब इसने जरा तवक्कुफ के बाद बर्राई हुई आवाज में कहा, अंकल मैं इमरान से मिलना चाहता हूँ, इससे भी माफी मांगना चाहता हूँ। डैड ने गुस्से में आकर इसे थप्पड़ मारा। हालांकि इसने माहीन को बचाने के लिए सब कुछ अपने सर पर ले रखा था। मैं डैड की तरफ से भी बहुत शर्मिंदा हूँ। शाम का ये रवैया बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा था। अब पता नहीं जो कुछ कह रहा था इसके दिल से निकल रहा था या ये सच ही बातें थी। माहीन माथे पर बाल डाले सर झुकाए बैठी थी। यकीनन हशाम इससे बहुत कुछ कहना चाहता था। मैंने इन दोनों के दरमियान रहना मुनासिब नहीं समझा और इजाजत लेकर वहां से बाहर निकला है। इमरान पर अजीब सी कैफियत तारी थी। यूं महसूस होता था कि वो हमातर माहीन के बारे में सोच रहा है। माहीन जो जेल में थी वह समझता था कि ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। जिस रोज अदालत में माहीन की पेशी थी वो अपनी खटारा मोटरसाइकिल पर लाहौर के गली गूंचों में निकल गया था। इसे किसी पल चैन नहीं था। उम्मीद थी कि फुटेज सामने आ जाने के बाद माहीन की जमानत हो जाएगी। वैसे भी खातून की जमानत में आसानी रहती है। ये आसानी माहीन के हिस्से में भी आई। इसे मचलकों पर जमानत मिली और वगार आ गई। कुछ देर बाद इमरान मिठाई का डब्बा लिए मेरी रिहाइशगाह पर पहुंच गया। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। इसने अपने मोहल्ले में भी शीरीनी तकसीम की थी। मुझे तैयार देखकर बोला, कहीं जा रहे हैं आप? तो फिक्र है कि मिजाज पुरसी के लिए, मैंने जवाब दिया। 4-5 दिन पहले इमरान पहली बार इस मामले में दिलचस्पी ले चुका था और बोला, चाचू जान हियर आए, जो कुछ भी कहता है मगर ये चावला के बारे में बहुत कुछ जानता है। ऐसा ना होता तो ये अपनी गिरफ्तारी के वक्त अपनी जान लेने की कोशिश ना करता और ना इसे ये डर होता कि चावला से मरवा देगा। मैंने इमरान की बात मुकम्मल की। कल आधी रात को इसने चिल्लाना शुरू कर दिया, फांसी ना दो भाई, फांसी ना दो भाई से मुराद इसकी मुराद चावला ही होगी। अपनी दहशत में वो भूल ही गया कि इसे फांसी चावला ने नहीं अदालत ने देनी है। करीबन 1 घंटे बाद मैं और इमरान इसी प्राइवेट जगह पर मौजूद थे जहां खास मुलजिमों को तफ्तीश के लिए लाया जाता था। राय का वजन 8-10 रोज में ही 3-4 किलो कम हो गया था। चेहरे पर जर्दी गद्दारी किसी तस्दीकी मोहर के साथ इसके नकूश को दागदार कर रही थी। गाहे बगाहे इससे जो मारपीट हुई थी इसके चंद निशानात इसकी थोड़ी और गर्दन पर मौजूद थे। शुक्र का मुकाम था कि इसकी फायरिंग से जो हेड कांस्टेबल जख्मी हुआ था इसकी जान बच गई थी। तफ्तीशी इंस्पेक्टर की मौजूदगी में मैंने राय से एक बार फिर पूछगिछ का सिलसिला शुरू किया। इसकी सुई इस बात पर अटकी हुई थी कि चावला भाई से बराह रास्त कभी इसका राब्ता नहीं हुआ था। वो मिडिलमैन के तौर पर 3 गुंडों का नाम ले रहा था और वह सब अंडरग्राउंड थे। मैंने जन जलाकर तफ्तीशी अफसर से कहा कि यह सख्त डीड बना हुआ है, इसकी कुछ मजीद धुलाई कराओ और मैं और इमरान दूसरे कमरे में आ बैठे। कुछ देर बाद हम इसके पास पहुंचे तो इसकी नाक से खून रिस रहा था और वह चटाई पर पड़ा हाँफ रहा था। इसकी हिर्स ने इसे चंद ही रोज में अर्श से फर्श पर ला फेंका था। दरवाजा खुलने से जो आहट हुई इस पर वो बुरी तरह से बिदक गया। हर आहट पर इसे यही लगता कि चावला भाई के बंदे इसे मारने के लिए पहुंच रहे हैं। वो गया था, ताबिज साहब मुझे जो कुछ मालूम था मैंने बता दिया। आप मुझे जेल पहुंचाने में जितनी देर करेंगे मेरी जिंदगी को उतना ही खतरा होगा।
मैंने कहा तुम्हारा यही खौफ इस बात का सबूत है कि जो कुछ तुम बता रहे हो इससे बहुत ज्यादा जानते हो। इसने फिर अपनी बेगुनाही की टेप चला दी। अब वो ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा था कि इसने चावला के लिए जो कुछ किया ब्लैकमेल होकर किया। इसकी बहन को उठाकर ले जाया गया और बेआबरू करने की धमकियां देते रहे। इससे पहले राय कह चुका था कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है। बाद अज़ां तहकीक में पता चला वो जिसको अपनी बहन कह रहा था वो उसकी हालत आती। इसकी उम्र 40 से कुछ कम होगी, मामूली शक्ल सूरत की थी। राय की हालत अब ऐसी नहीं थी कि इसे मजीद मारपीट की जा सके। इसे एक दिन आराम का मौका देना जरूरी था। वैसे भी मुतलका लोग जानते थे कि एक मुकर्रर वक्त में टार्चर की एक हद होती है। इसके बाद टार्चर को कंटिन्यू रखा जाए तो वो अपनी अफादियत खोने लगता है। मैं और इमरान इस तफ्तीशी सेंटर से निकल आए। गेट से थोड़ी दूर ही गए थे कि मोटरसाइकिल पर एक होम डिलीवरी वाला नौजवान गेट की तरफ आता दिखाई दिया। शायद तफ्तीश अफसर इंस्पेक्टर आकिल ने लंच के लिए कुछ मंगवाया था। ना जाने क्यों लड़के को देखकर मुझे इसकी सूरत पहचानी सी लगी। दिमाग पर जोर देने के बावजूद कुछ याद नहीं आया। मैं वापस अपनी रिहाइशगाह पर पहुंच गया। इमरान भी साथ ही था। रास्ते में वो अपनी जुबान की कैंची चला रहा था। कह रहा था, चाचू जान आपने शाहदरा में जिस तरह इंस्पेक्टर आए के पीछे जवानों वाली दौड़ लगाई, आपको चाचू जान कहने के बजाय भाईजान कहने को दी जा रहा है। आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि तुम्हें इज्जत रास नहीं आई और तुम फिर बदतमीजी पर उतर आए। मेरे तासुरात देखकर इसने बात वहीं पर खत्म कर दी। वो माहीन को इसकी जमानत की मुबारकबाद भी देना चाह रहा था, लेकिन ये इसके लिए मुमकिन नहीं था। मैंने कहा अगर मेरी बात हुई तो तुम्हारी मुबारकबाद इस तक पहुंचा दूंगा। इसके चेहरे पर मेरे लिए तशक्कुर के असरात नजर आए। हशाम के साथ माहीन के मामलात कुछ ठीक हुए। इमरान ने दरियाफ्त किया। इसका लहजा इस मरतबा संजीदा था। ठीक से पता नहीं, वो कोशिश तो कर रहा है। मैंने कहा। इमरान ने हशाम के डैड के बारे में पूछा। मैंने इसे बताया कि वो बहुत गुस्से में है। सुना है कि वो माहीन और हशाम का रिश्ता खत्म करवाना चाहते हैं। इसका ख्याल है कि माहीन ने पूरे खानदान में इसकी नाक कटवा दी है, मगर हशाम के ख्यालात शायद मुख्तलिफ है। बात करते करते अचानक मेरे जहन में जमाका सा हुआ। मुझे इस डिलीवरी बॉय का चेहरा याद आ गया। इसके साथ ही पूरे बदन में सनसनी की तेज लहर दौड़ गई। मैं यकलख्त अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ चाचू? इमरान चौंका। इमरान उठो, हमें जाना है, जल्दी करो। मैं गिराज की तरफ लपका। मगर कहाँ चाचू? राय की तरफ। इसकी जान को खतरा है। हम दौड़ते हुए गाड़ी में आ बैठे। मेरे जहन में साथ हलचल हो रही थी। वो डिलीवरी बॉय नहीं था। वो दो बंदों में से एक था जिनका चंद माह पहले एबटाबाद में सुराग मिला था। इन्हीं में से किसी एक ने बाद अज़ां फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री के मालिक को कत्ल कर दिया था। बाद अज़ां वो दोनों गधे के सर से सींगों की तरह गायब हो चुके थे। वो सब कुछ मेरे पर्दा तस्वीर पर बड़ी वजाहत से नमूदार हुआ। हम इस मजाफाती घर की तरफ भागते चले गए जहाँ राय को रखा गया था। ड्राइविंग करते करते मैंने तफ्तीशी अफसर आकिल को फोन किया। दूसरी कॉल पर इसने फोन उठाया तो मुझे कतरे इत्मीनान हुआ। कहाँ हो तुम? मैंने बेकरारी से पूछा। सर मैं घर आ गया हूँ। सेंटर में राय के पास कौन है? सर जी हवालदार बख्श और हेड कांस्टेबल सिराज और 2-3 सिपाही हैं। किसी का फोन नंबर है तुम्हारे पास? हवालदार का है, लेकिन हैरियत तो है। मैंने झंझलाकर कहा, हैरियत का पता नहीं, तुम नंबर बताओ। आकिल के बताए हुए नंबर पर इमरान ने 2-3 बार ट्राई की। दूसरी तरफ खामोशी थी। ये मेरे लिए बड़ी पुरस्कार खामोशी साबित हुई। हम लोग जल्दी से गाड़ी भगाते हुए घर के अंदर दाखिल हुए तो हवालदार बख्श ऊंधे मुंह गिरा हुआ था। इसका आधा दर्द चारपाई पर और आधा नीचे बरामदे में पड़ा हुआ था। मेज पर होम डिलीवरी वाला बचा कुचा खाना पड़ा था जिसमें बिरयानी और बर्गर्स के चंद टुकड़े थे। इस छत तले 4 बंदे गहरी बेहोशी में थे। हम लपकते हुए राय वाले कमरे में पहुंचे और एक और बदतरीन अंदेशा भी हकीकत का रूप धार चुका था। राय के जिस्म पर हंजर के कई घाव थे। इसके इर्द गिर्द फर्श पर खून का तालाब सा बन गया था। वो बज़ाहिर खत्म था, मगर जब इमरान ने नीचे बैठकर इसका चेहरा घुमाया तो इसकी आंखों की पुतलियों में जिंदगी की रमक नजर आई। शायद एक आध सांस अब भी किसी ने मट गई थी। इसकी हालत ऐसी हरगिज नहीं थी कि इसे अस्पताल ले जाने का सोचा जा सकता। मैंने नीचे बैठकर इसका सर फर्श से थोड़ा सा उठाया। गर्दन पर नजर पड़ी। शारक भी जुज़वी तौर पर कटी हुई थी। इसने डूबती नजरों से मेरी तरफ देखा, जैसे कह रहा हो देख लिया ना, कहा नहीं था कि ये छोड़ेंगे नहीं मुझे। कुछ बताओ राय, कुछ बताओ। मैंने इससे थोड़ा सा झंझूड़ा। इसने अपना मुंह खोला लेकिन आवाज नहीं निकल पा रही थी। शारक वाले जख्म से खून ताज़ा बह रहा था। मैंने कान इसके खून आलूदा होंठों के करीब कर दिया। चावला है, ये चंद हरूफ ही समझ आए। कहो कहो राय, मैं सुन रहा हूँ। मैंने फिर इसे झंझूड़ा। इसने एक बार फिर चावला का नाम लिया और नफरत अंगेज अंदाज में नफी में सर हिला दिया। बड़ी कोशिश से इसने यही हरकत एक दफा मजीद दोहराई, मगर इससे आगे कुछ ना कह सका। इसकी आंखें एकदम साकित हो गई। आंखों में मौत की सफेदी उभरी और सर एकदम ढलक गई।